यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। तन्वी राठौड़ ने अपने सबसे विश्वस्त योद्धा किलियन से पत्र लिया और धीरे धीरे उसे खोला। काले बालों वाला योद्धा उसके बगल में खड़ा रहा, आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करता हुआ। तन्वी ने दस्तावेज देखा और मुस्कुरा दी। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। तन्वी वीर राठौड़ की सगी बहन थी। वह और उसकी मां मिलकर काफी समय से वीर को युवराज बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उसे राजधानी में एक विशाल जागीर दी गई थी, जहां 5,000 सैनिक उसके अधीन थे। हाल ही में उसके सौतेले भाइयों ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की थी कि वे किसी और को युवराज बना दें। वो अपनी बहन जाह्नवी से भी गुपचुप टकराव में लगी थी। वो चालबाज औरत जाह्नवी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। जाह्नवी उसके पिता को उसके खिलाफ भड़काने में माहिर थी। ऊपर से दूध की धुली बनकर सबका सहानुभूति भी बटोर लेती थी। सबको लगता था कि तन्वी ही उसे हमेशा सताती है। उसने तन्वी को पूरे साम्राज्य में एक खलनायिका बना दिया था। जाह्नवी उसकी सौतेली माँ की बेटी थी, और तन्वी, जो पहली पत्नी की संतान थी, उसे अधिक अधिकार और सम्मान प्राप्त थे। यही बात दोनों के बीच सत्ता संघर्ष की जड़ बन गई थी। और अब उस धूर्त ने अपने बाकी सौतेले भाइयों के साथ मिलकर वीर की हत्या की योजना बना ली थी। जब उसके भाई वीर ने उसे हत्या की कोशिश और जाह्नवी के अचानक आने की खबर दी, तो वह आग बबूला हो उठी। इतनी हिम्मत! अगर वे लोग कठिन रास्ता चुनना चाहते थे, तो उसे भी अब अपना असली रूप दिखाना होगा। वो तो पहले ही सबकी नज़र में खलनायिका थी, तो क्यों न अब इस किरदार को पूरी तरह निभाया जाए। किलियन, हुक्म दीजिए राजकुमारी, चलो अपने प्यारे मंत्रियों से मिलते हैं। तन्वी अपने अंगरक्षकों के साथ अपने किले के तहखाने में पहुंची। वहां 2 मंत्री बेहोशी की हालत में जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। ये वही मंत्री थे जो करण और यश राठौड़ का समर्थन कर रहे थे। जगाओ इन हरामियों को, उसने कहा। किलियन और एक अन्य सैनिक ने लोहे की बाल्टी में बर्फीला पानी भरकर उनके चेहरों पर उड़ेल दिया। छपाक! पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही दोनों की आंखें खुल गईं। आह! वे चीख पड़े। सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, जब तक कि उनके मुंह से खून ना निकल पड़ा। मेरे प्यारे मंत्रियों, क्या तुम जानते हो, तुमने मुझे कितनी परेशानी में डाल दिया है? कितना पैसा खर्च करना पड़ा तुम्हारी हरकतों को दबाने के लिए, जानते हो? उसने कहा और एक भारी लोहे की छड़ से उन पर वार किया। ठाएं, ठाएं! आह! कृपया रोकिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, एक चीख उठा। छड़ गलती से उसके कमर की जगह उसके गुप्तांग पर लग गई थी। ऐसी पीड़ा किसी भी पुरुष के लिए असहनीय होती है। वो मन ही मन युवराज को कोसने लगा, क्योंकि उसे अब बस जिंदा रहना था। कमजोर, बस इतनी सी मार से ही हार मान ली। मर्द हो तुम, दूसरा मंत्री बोला। तन्वी उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुरा दी, धीरे से अपनी छड़ नीचे रख दी और उसके पास जाकर उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। तुम जैसे मर्द दुर्लभ होते हैं, वफादार, मजबूत और बेहद मर्दाना। अफसोस, तुमने गलत पक्ष चुना। किलियन, औजार ले आओ। फिर वो पहले वाले की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। ये सही कह रहा है, इतनी सी बात पर तुम अपने राजकुमार को छोड़ दोगे? छह छह छह, मुझे कायरों से नफरत है। अब उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वह कांप रहा था। तुम्हें मारकर मुझे बहुत मजा आएगा, तन्वी ने मुस्कराकर कहा। जब औजार लाए गए, तो उसने उनकी उंगलियां और पैर की उंगलियां एक एक कर काटनी शुरू कर दीं। आह! कृपा करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, पहले वाला मंत्री चीखा। उसका चेहरा आंसुओं, थूक और पसीने से तर हो चुका था, बिल्कुल दयनीय। ईमानदारी से कहें तो तन्वी को दूसरे मंत्री की हिम्मत पसंद आई। वह चाहे जितना भी दर्द सह रहा था, एक भी आह तक नहीं निकाली। दुर्भाग्यवश वह दुश्मन था। इसके बाद उसने उनके हाथ पांवों की हड्डियां अलग कर दीं। पहला मंत्री वहीं दम तोड़ बैठा। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसका दिल काम करना बंद कर गया। मरते वक्त भी उसके मन में केवल उसकी पत्नी और बेटे का चेहरा था। दूसरा मंत्री अब भी जिंदा था, लेकिन जैसे तैसे। जब तन्वी उसका सिर काटने ही वाली थी,
उसने अपनी पूरी ताकत से थूक जमा किया और उसके चेहरे पर थूक दिया। पुह, नरक में जा, डायन! तन्वी चिल्लाई और झट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हरामी, उसने मन में सोचा। तन्वी ने खुद को साफ किया और तहखाने से बाहर निकली। वापसी के रास्ते में एक युवा योद्धा भागता हुआ आया और उसे सलाम किया। राजकुमारी, वह आ गया है। अच्छा, रास्ता दिखाओ। जब तन्वी अपने सभा कक्ष में पहुंची तो सामने एक नकाबपोश व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखों को छोड़ बाकी चेहरा खुला था। लाल रंग का मास्क उसकी आंखों को ढंक रहा था। वो व्यक्ति अभी शराब और भोजन का आनंद ले रहा था। माफ कीजिएगा श्रीमान मृत्यु, मुझे देर हो गई। आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, तन्वी ने झुककर कहा। मृत्यु, जो पूरे भारतवर्ष में अपने नाम से कुख्यात था, सर्वोच्च हत्यारा माना जाता था, उसकी ख्याति अन्य साम्राज्यों तक फैली हुई थी। कोई बात नहीं राजकुमारी, आखिर आप भी व्यस्त थीं। क्या यह आपका पहला अनुभव था? तन्वी चौंक गई। क्या वो उसके द्वारा की गई यातना की बात कर रहा था? उसने फिर से उसे ध्यान से देखा और मन में सोचा कि कहीं कोई बात बाहर तो नहीं निकल गई। उसने उसकी ओर देखा और बिना पूछे ही कहा, आपके नाखूनों पर अब भी खून के निशान हैं, आपके बाएं कान और जूते के तलवे पर भी खून की बूंदें हैं, और हथेलियां अब भी लाल हैं, यातना उपकरण पकड़ने से। आपको कैसे पता कि वह तलवार नहीं थी? तन्वी ने पूछा। तलवार एक समान दबाव बनाती है। अगर वो तलवार होती तो आपकी पूरी हथेली लाल होती। और यातना के बारे में कैसे अंदाजा लगाया? या तो आप किसी भयंकर युद्ध में थीं, या किसी अभागे को यातना दे रही थीं, लेकिन चूंकि आप अपनी जागीर में हैं, तो युद्ध की संभावना नहीं के बराबर है। मैं प्रभावित हूँ श्रीमान मृत्यु, आपकी बुद्धि सचमुच प्रशंसनीय है। आपका अनुमान सही था। मैं कुछ लोगों को मजा चखा रही थी, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो चलिए असली बात पर आते हैं। अगले 3 महीनों के लिए मुझे आपकी पूरी वफादारी चाहिए, और उस दौरान आप केवल मेरे लिए काम करेंगे। मृत्यु पहले थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। काफी समय बाद किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई थी। राजकुमारी, उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम है कि मेरी सेवाएं सस्ती नहीं होती, और मैं उबाऊ काम नहीं करता। मुझे सब मालूम है। जो भी आपका दाम हो, जो भी शर्तें हों, सब मान्य होंगी। और रही बात बोरियत की, तो यकीन मानिए, आपके जीवन की सबसे रोचक यात्रा होने वाली है। मृत्यु ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। क्या ही दिलचस्प लड़की है ये। और इसी के साथ मई का महीना समाप्त हो चुका था। आरव राठौड़ के लिए मई बेहद फलदायक रहा। उन्होंने भारी मशीनें, तेल और रबर तक बना डाले थे। अब जाकर उन्हें लग रहा था कि उनका मिशन वास्तव में आगे बढ़ रहा है। आज जून का पहला दिन था। हालांकि संता स्वयं नहीं आया, लेकिन उसने अपने अधीनस्थों को भेजा, जिन्होंने कुल 4619 लोगों को सिंधवन लाकर सौंपा। इनमें 254 बच्चे, उम्र 0-14 वर्ष के बीच, 413 सैनिक बनने वाले स्वयंसेवक और 16 बुजुर्ग शामिल थे। अब आरव के पास कुल 3936 योग्य श्रमिक शेष थे। इनमें से 536 लोगों को उन्होंने रसोइयों के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें सिंधवन के हर भाग में स्कूल, कारखाने, सेना, महल, हर जगह भेजा गया। इसके बाद आरव ने 900 लोगों को निर्माण उद्योग में, 1500 को रसायन, अलकमी विभाग में, 1000 को खाद्य उद्योग में तैनात कर दिया। आरव ने अपने खनिज अयस्कों के बदले अच्छा धन प्राप्त किया और साथ ही नए बीज भी खरीदे। इस बार उन्होंने 4,19,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की, जिसमें दासों और बीजों की लागत घटाकर। खास बात यह थी कि इस बार उन्हें कोको बीन्स और गन्ने के बीज भी मिले। अब जल्द ही वो चॉकलेट और चीनी भी बना सकते थे। अब बारी थी मसाले, तेल, सिरका और स्वाद संवर्धक बनाने की। खाद्य विभाग के 1000 कर्मचारियों को इस प्रकार बांटा गया। विभाग 1 खेती, 300, विभाग 2 भंडारण और वितरण 100, विभाग 3 मसाले निर्माण 200, विभाग 4 तेल निर्माण 200, विभाग 5 सिरका निर्माण 200। इन नए विभागों में अनुभवी किसानों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। आज आरव ने स्वयं मसाले बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। श्रमिकों ने रबर बैंड से बाल बांधे, दस्ताने, जूते, मास्क, चश्मे और एप्रन पहने। इसके बाद मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, हल्दी आदि को बारीक काटा गया। ये सब किल्न, एक बड़ी भट्टी, ओवन में रखे गए। एक एक परत में 13 ट्रे रखी गईं।
सिंधवन में कुल 5 किल्न होने के कारण बाकी सभी में भी कटे मसाले भर दिए गए। ग्रेटर दैन, महाराज, क्या एक बैच को कम आंच पर सूखने में 2 दिन लगेंगे? लयोर ने पूछते हुए कहा। आरव ने मुस्कराते हुए बताया, हाँ, और इसके बाद उन्हें मसाले मिलाने, सिरका और तेल बनाने की प्रक्रिया भी करनी होगी। ग्रेटर दैन, आप निश्चिंत रहें महाराज, ये कार्य पूरा होगा, लयोर ने गर्व से कहा। फिर लयोर ने शर्माते हुए एक और सवाल किया, ग्रेटर दैन, महाराज, क्या आप जानते हैं खाने से बना घर कैसे बनाते हैं? आरव एक पल को चौंक गए, हंसे भी और सोच में भी पड़ गए। लयोर बचपन से किसान था और उसका सपना था मकई, ब्रेड, शहद और वाइन से घर बनाना। आज भी वही बालमन बना रहा। आरव मुस्कराए, कम से कम लालची तो नहीं थे उनके अधिकारी। अब बात करते हैं शिक्षा की। आरव आज कुसुम, श्रेया, ग्रेस, विन्नी माता और 6 शिक्षकों के साथ बैठे थे। विन्नी माता पहले ही जोड़ घटाना जानती थीं, इसलिए उन्होंने स्वयंसेवक बनकर गणित पढ़ाना शुरू किया। मई में जब वो सिंधवन आई थीं, तब उन्होंने कुसुम माता से शिक्षण प्रणाली सीखी थी। आज उन्होंने पहली बार कक्षा ली, गणित 2। बाकी 6 शिक्षकों में 2 ने भाषा कक्षा, पायरन 1 पढ़ाए, 2 ने गणित 1 और 2 ने गणित 2 सिखाया। आरव सभी से प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, इसलिए शिक्षक सम्मेलन बुलाया। ग्रेटर दैन, महाराज, टाइम टेबल प्रणाली तो अद्भुत है। आज ही एक बच्ची पूरी 2 की पहाड़ा सुना गई। हमें भी लगता है कि छात्र तेजी से सीख रहे हैं। सभा के बाद सिर्फ आरव, ग्रेस, श्रेया, कुसुम और विन्नी माता बची। ग्रेटर दैन, माता विन्नी, कैसा लगा आज का दिन? आरव ने शरारत से पूछा। ग्रेटर दैन, बहुत अच्छा बेटा, और वो ब्लैकबोर्ड वाली तकनीक तो कमाल है। सबको दिखता है क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे तो एक छात्र को पकड़ना पड़ा जो चुपके से घुस रहा था, उन्होंने हंसते हुए कहा। ग्रेटर दैन, हा हा हा, सब जोर से हंस पड़े। ग्रेटर दैन, मुझे भी कई मज़ेदार अनुभव हुए, कुसुम ने कहा और फिर सभी अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। आरव मुस्कराते हुए सबको देख रहे थे। कभी अनाथ था, आज एक भरे पूरे परिवार का हिस्सा था। Started from the bottom, now we're here, उसने मन ही मन सोचा। वर्तमान में सिंधवन, बेमा के पास भारी संख्या में निर्माण मशीनें उपलब्ध थीं। हर दिन लगभग 6000 मजदूर इन मशीनों का निर्माण कर रहे थे और अब तक 388 विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार हो चुकी थीं। कम से कम फिलहाल आरव राठौड़ को ये संख्या संतोषजनक लगी और समय के साथ यह संख्या और भी अधिक बढ़ेगी। निर्माण और खनन विभाग के लिए सिंधवन में अब उपलब्ध मशीनें थीं। 26 बुलडोजर, 14 ट्रैक टाइप बुलडोजर, 43 खुदाई मशीनें जिसमें ट्रेंचेस भी शामिल हैं, 40 लोडिंग ट्रक, 14 सड़क समतलीकरण मशीनें, 16 स्क्रैपर्स, 11 लोबोए ट्रक, 13 फोकलिफ्ट, 37 पाइपलाइन बिछाने वाली गाड़ियां, 29 सड़क बिछाने वाली मशीनें, 8 स्लिप फॉर्म पावर्स, 8 केबल लिफ्टर्स, 2 क्रेन, 7 स्ट्रीट स्वीपर्स, 3 रीच स्टैकर, 6 टनल बोरिंग मशीनें, लकड़ी काटने के लिए 12 फिलर बंचर्स, 7 व्हील फॉरवर्डर्स, कृषि विभाग के लिए 11 हार्वेस्टर, 15 फार्म ट्रक, 10 बेलर, 16 रीपर, 4 कृषि रोलर्स, 9 बीज बोने वाली मशीनें, 9 खाद छिड़कने वाली मशीनें, 8 स्प्रेयर, 7 स्वॉथर्स, 3 अनाज ट्रक, 8 फार्म लोडर्स, 4 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स। आरव ने इन मशीनों को इस सोच के साथ बनवाया था कि सर्दियों में मजदूरों को खेतों में हाथ से काम ना करना पड़े। धरती पर किसान सर्दियों में भी ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिंधवन की ज़मीनें बहुत विशाल थीं। वह चाहता था कि मजदूर सर्दियों में मशीनों के अंदर बैठकर काम करें ताकि न उन्हें हाथ जलाना पड़े, न जान को जोखिम हो। कई मशीनें एक ही बार में 24 खेत पंक्तियों पर काम कर सकती थीं। खनन विभाग के लिए भी यही सोच थी और इसलिए अब बारी थी ड्राइविंग सिखाने की। पूरा जून महीना आरव ने लोगों को मशीनें चलाना सिखाने के लिए निर्धारित किया। हर दिन 2 सत्र होते, सुबह और शाम। यह अनिवार्य नहीं था, लेकिन अवकाश वाले दिन मजदूर इसे ले सकते थे। एक सत्र में 15 लोग होते, यानी रोजाना 30 लोग प्रशिक्षित होते। जो लोग जल्दी सीख जाते वे दूसरों को भी सिखा सकते थे। आरव अपने साथ कुल 9 प्रशिक्षकों की टीम बनाकर काम कर रहा था। हर दिन कुल 18 ड्राइविंग क्लास होती। हर सुपरवाइजर सिर्फ अपने विभाग को ट्रेन करता, निर्माण वाला निर्माण वालों को, खनन वाला खनन वालों को। आरव खुद हर विभाग को घुमा घुमा कर सिखाता,
जैसे एक दिन खाद्य उद्योग, एक दिन निर्माण, एक दिन लकड़ी कटाई। आज उसकी पहली कक्षा निर्माण विभाग के लिए थी। रणधीर रैंडी एक गुलाम था जो कुछ समय पहले करुणा राज्य कैरना से लाया गया था। सिंधवन आकर वह इस नए साम्राज्य की व्यवस्था देखकर स्तब्ध था। उसे अब रसायन, मापन और मशीनों के कार्य समझ आने लगे थे। पिछले महीने उसने पहली बार इन विशाल गाड़ियों को बनते देखा था। आज वह सिंधवन बुलडोजर A23 यानी एस-बुल A23 चलाना सीखने जा रहा था। आरव ने सुरक्षा उपायों, गियर, लीवर, बटन और काम की पूरी प्रक्रिया समझाई। अब बारी थी स्टीयरिंग संभालने की। रणधीर ने सीट बेल्ट बांधी, चाबी घुमाई और पीप, हल्की सी आवाज आई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। 30 सेकंड बाद इंजन चल पड़ा। बाहर देखा, उसके साथी भी अपनी अपनी बुलडोजर में बैठे थे। कितना रोमांचक है, सब सोच रहे थे। उसने देखा कि ईंधन टैंक पूरा भरा है, जैसा महाराज ने कहा था, 30% से कम नहीं होना चाहिए। दाएं बाएं 2 जॉयस्टिक थे, एक लीवर पीछे की ओर। रणधीर ने जॉयस्टिक को आगे की ओर धकेला। वर्म, ये चल रही है, उसने भीतर ही भीतर चिल्लाया। उसने बैरल के चारों ओर घूमते हुए मिट्टी की ढेरी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसे जमीन समतल करनी थी। वह पूरे जोश में था। कई घंटे बीते और ट्रेनिंग समाप्त हुई। मजदूर लौटना नहीं चाहते थे। उनके लिए यह अनुभव स्पोर्ट्स कार या लैम्बोर्गिनी चलाने जैसा था। रणधीर अपनी मशीन को देखता रहा। मेरा बच्चा, मैं अगली क्लास में जरूर आऊंगा। मेरे प्यारे एस-बोल, मेरा इंतजार करना। एक 20 वर्षीय सुंदर युवक अपने निजी कक्ष में बैठा अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए पत्रों को पढ़ रहा था। उसके नीली आंखें थीं, काले बाल और तराशा हुआ जबड़ा। उस युवक का नाम था विलियम बर्नस्टन, जिसे लोग भूतिया राजकुमार के नाम से जानते थे। उसकी माँ, मोना फेरिस, एक स्नेही और दयालु महिला थी, जो उसे हर दिन प्रेम से संवारती थी। मोना फेरिस कुल से थी, एक प्रतिष्ठित राजपरिवार। वह पहले राजा आरव राठौड़ के छोटे भाई ओडन राठौड़ की मंगेतर थी। ओडन को मोना सच्चे मन से चाहती थी। वह उस समय भारतवर्ष का द्वितीय राजकुमार और राजसिंहासन का उत्तराधिकारी था। वह प्रजाजनों से प्रेम करता था और अपने अन्य भाइयों की तरह सत्ता का भूखा नहीं था। लेकिन करुणा और सहृदयता कभी कभी दुर्बलता बन जाती है। एक दिन मोना अपने प्रिय ओडन से मिलने आई, पर जो उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। ओडन खून के तालाब में पड़े थे और कमरे में 3 पुरुष खड़े थे, हाथों में खंजर लिए। उनमें से एक था आरव राठौड़, वर्तमान राजा, और उसके 2 निकटतम अनुचर। मोना ने उन्हें धक्का देकर ओडन की ओर दौड़ लगाई। भाई अपने भाई को मार दे, ये कैसा राक्षसी स्वभाव है। वह कुछ समझ नहीं पाई। आरव लंबे समय से मोना पर बुरी दृष्टि रखे था। उसने अपने अनुचरों को दरवाजे पर तैनात किया और मोना को नीचता से अपने अधीन करना चाहा। मोना ने संघर्ष किया, पुकारा, लड़ी। लेकिन तभी गुस्से में आकर आरव ने उसके चेहरे पर खंजर से एक्स का निशान बना दिया। सौभाग्य से तभी दरवाजा टूटा और मोना के निजी अंगरक्षक उसे बचाने आ पहुंचे। उन्होंने आरव को अचेत किया और मोना को सुरक्षित निकाल लिया। ओडन अभी जीवित था, हल्की सांसें थीं। वे उसे उठाकर वहां से भाग निकले। फेरिस महल पहुंचते ही मोना के माता पिता ने तुरंत पूरे परिवार, सेवकों और रक्षकों को गुप्त ठिकाने के लिए रवाना कर दिया। एक रात में सब कुछ बदल गया। अगली सुबह भारतवर्ष की राजधानी में अफवाह फैल गई, मोना ने ओडन की हत्या कर दी और शव लेकर भाग गई। लोगों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि पूरा फेरिस परिवार गायब था। और उसी रात तत्कालीन सम्राट अगस्त्य राठौड़ की भी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। अगले दिन जनता के सामने मोना के माता पिता को जिंदा जला दिया गया, बिना किसी मुकदमे के। 2 दिन बाद आरव राठौड़ ने भारतवर्ष का सिंहासन संभाल लिया और उसी दिन फेरिस वंश का अंत मान लिया गया। 5 महीने बाद मोना को अपने माता पिता और अगस्त्य की मृत्यु का समाचार मिला। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इस घृणित कृत्य का प्रतिशोध अवश्य लेगी। उसी समय से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, उल्टियां, चक्कर। उसके भाइयों की पत्नियां कहती, शायद तू गर्भवती है, लेकिन वह इस विचार को नकार देती थी। हमने केवल एक बार संबंध बनाया था, क्या एक बार से भी संतान हो सकती है? पर 7 महीने बाद जब पेट उभर आया, तो सत्य को स्वीकार करना पड़ा। ओडन अब भी जीवन मरण के बीच था, पर मोना ने निश्चय किया, मैं इस बालक को पूर्ण प्रेम दूंगी। मैं कमजोर नहीं बनूंगी।
जब बालक जन्मा, उसका नाम रखा गया विलियम, अपने दिवंगत पिता के स्मरण में। उसके हंसी मुस्कान में मोना को राजा अगस्त्य की झलक दिखती थी। उसका पूरा नाम रखा गया विलियम बर्नस्टिन, बन, उसके पिता के नाम की याद, और स्टिन, एक छद्मावरण। बचपन में वह हंसी खुशी बड़ा हुआ, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके मन में सवाल उठने लगे। माँ के चेहरे पर निशान कैसे आए? अगस्त्य कौन था? हम हमेशा छिपकर क्यों रहते हैं? पिताजी घायल कैसे हुए? 12 वर्ष की आयु में उसने चुपचाप अपने मामाओं की बातें सुन लीं और सब समझ गया। उसने मन में कसम खाई, मैं उस नीच आरव से बदला लूंगा। 15 की उम्र में वह माँ, पिता और मामाओं के पास गया। आप सबने बदला लेने का विचार त्याग दिया क्योंकि मैं छोटा था। पर अब नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सब स्वतंत्र जीवन जिएं, बिना डर के। मुझे भी अपना बोझ उठाने दें। सब लोग स्तब्ध रह गए। उनका नन्हा राजकुमार अब पुरुष बन गया था। ओडन और मोना जानते थे अब उसे रोकना असंभव था। यदि यह राह तू चुनता है, तो एक शर्त है, ओडन ने कहा। क्या, पिताजी? जब भी तू हमारे घर से बाहर जाए, तुझे हमेशा चेहरा ढककर जाना होगा। हमेशा एक मुखौटा पहनना होगा। विलास राठौर के कक्ष का द्वार खुला और उसके पिता, माता और उसके मामा भीतर आए। कैसा रहा मेरा बच्चा विलास? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी जोखिम मत उठाया करो। मोना घबराते हुए उसके पास दौड़ी। मोना, अब विलास बच्चा नहीं रहा। अब उसे खुद कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा, मामा मुरेल ने कहा। लेकिन इस बार का मिशन बहुत खतरनाक था। क्या होता अगर वो पकड़ा जाता? मोना ने चिंतित होकर बेटे के बहुत पास बैठते हुए कहा। ऐसा नहीं होगा। हमारा विलास कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी चतुराई और युद्ध कुशलता के आगे किसी के लिए उसे पकड़ना या जाल में फंसाना आसान नहीं, मामा पाविन ने आत्मविश्वास से कहा। प्रिय, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। ओडन ने विलास के बालों को सहलाते हुए कहा। विलास ने अपनी अत्यधिक चिंतित माँ की ओर मुस्कुराकर देखा। माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या आपने भूल गई कि मैं कौन हूँ? मुझे पकड़ने के लिए तो चमत्कार चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहन, जब से हम सब ने उसे प्रशिक्षित किया है, तब से कोई उसका पता नहीं लगा सकता, मामा मुरेल ने समर्थन में कहा। मोना ने अपने पति, भाइयों और बेटे को देखा, जो सब मिलकर उसकी चिंता कम करने की कोशिश कर रहे थे। उसे पता था कि ये सब सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को ऐसे खतरनाक मिशनों पर भेजने में असहज थी। अब उसने खुद को शांत किया और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले 1 महीने से स्लीथरिन कॉर्ड उसके बेटे की हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय पहले, उसने विलास की तलाश की थी, लेकिन किसी कारणवश उसने खोज बंद कर दी। और अब वह फिर उसी उद्देश्य के साथ सामने आया था। राज्य भर में फैले अपने जासूसों की मदद से मोना ने अंततः ये पता लगा लिया कि वह वास्तव में कौन था और किसके लिए काम कर रहा था। मोना जानती थी कि विलास सिंहासन पर बैठना चाहता है, ताकि उनका परिवार खुलकर जी सके। और यह भी जानती थी कि शायद वही युवक राजा एलेक का अंत करेगा। लेकिन जो सूचना उसे राजा एलेक के बच्चों के बारे में मिली, वह चौंकाने वाली थी। सभी को अपने पिता की मौत चाहिए थी। हा, कर्मा भी कोई चीज है। उसी को भुगतना होगा, जो उसने सबके साथ किया। और हैरानी की बात यह थी कि एकमात्र संतान जिसे राज्य से कोई मतलब नहीं था, वह था उसका छोटा बेटा आरव राठौर। शुरुआत में मोना को लगा कि शायद आरव बहुत अच्छा छिपता है। लेकिन जब उसने आरव की जानकारी ध्यान से पढ़ी, तो वह उसकी और कुसुम की सोच को समझ पाई। वो दोनों केवल शांति से रहना चाहते थे, राजधानी से दूर। एक ऐसा जीवन जहां सुख और चैन हो। उन्हें चाहे जितना अपमानित किया गया हो, उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं की थी। इसलिए वे सिंहासन के इच्छुक नहीं थे। मोना को कभी भी आरव में कोई राजा बनने की क्षमता नहीं दिखी। राजधानी में बिताए वर्षों के दौरान, मोना ने कई जासूसों को महल में भेजा। एक तो महल की नौकरानी बन गई, जिसने एक बार पुराने आरव से पूछा कि वह क्या चाहता है। और उसका उत्तर था, मां के साथ एक सुरक्षित स्थान पर, शांति से जीवन जीना। यकीन करने के लिए, मोना खुद एक आम बावर्ची बनकर महल में घुसी थी और सभी बच्चों को देखा था। और वास्तव में आरव को राज्य से कुछ लेना देना नहीं था। जब उसने कुसुम को देखा था, तो उसे अपने पुराने समय की याद आ गई।
महल में रहते हुए वे जान चुके थे कि कौन सा राजकुमार खतरनाक है और कौन उसके बेटे के लिए चुनौती बन सकता है। अंत में जब आरव 15 वर्ष का था तब उसके जासूसों ने बताया कि उसे नोलाट विस्प से जहर दिया गया है। मोना जानती थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसने उसे शांति से जीने दिया और उसके पीछे जासूस भेजना बंद कर दिया। वैसे भी सिंधवन बहुत दूर था और उसके अधिकांश जासूस भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में ही कार्यरत थे। मोना का अड्डा पश्चिम में था और सिंधवन पूर्व में। अच्छे मौसम में वहां पहुंचने में 8 महीने लगते थे और बुरे मौसम में 1 साल से भी ज्यादा। अब मोना को यह एहसास हुआ कि वीर राठौड़ को शायद स्लीथरिन कॉर्ड से विलास के बारे में जानकारी मिल चुकी है। और मजेदार बात यह थी कि वीर ने विलास की पहचान उजागर नहीं की, बल्कि उसने उसे छुपा दिया। जब मोना के लोगों ने स्लीथरिन के एक आदमी को पकड़कर यातना दी, तो उन्हें पता चला कि वीर ने योजना बनाई है कि वह विलास को चुपचाप मार देगा ताकि कोई उसके अस्तित्व के बारे में जान ही ना पाए। वह विलास से डरता था। अब जब उसका इरादा विलास को मारने का था, तो मोना भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन वह अभी उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह और उसके भाई बहन खुद ही राजा एलेक को मारने की योजना बना रहे थे। इसलिए वह सिर्फ तमाशा देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि जल्दी ही वह राक्षसी राजा मरेगा, और वह चाहती थी कि वह खुद अपने अंजाम को देखे। वह उसके चेहरे पर थूकना चाहती थी। अगस्त्य, अपने माता पिता, अपने बेटे, अपने भाइयों, अपने सेनापतियों और खुद के लिए। लेकिन वह जानती थी कि उसकी एक भी गलत चाल सब कुछ तबाह कर सकती है। इसलिए वह चुपचाप बैठी इंतजार कर रही थी कि कौन बचता है अंत तक। और अगर कोई सिंहासन विलास को नहीं सौंपेगा, तो उसका अंत निश्चित है। ओडन का दिल उसके भाई ने तोड़ा था। उसे हमेशा लगा था कि उसका भाई उससे प्यार करता है। उसे कभी विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। कैसे कोई अपने ही पिता की हत्या कर सकता है? एक ऐसा पिता, जिसने देश के लिए वर्षों मेहनत की थी और जिसे एक न्यायप्रिय राजा माना जाता था। ओडन का प्रतिशोध अपने पिता, अपनी पत्नी के परिवार और अपनी स्वतंत्रता के लिए था। और उसने विलास को मास्क पहनने की जिद इसलिए की थी क्योंकि वह बिल्कुल बान की तरह दिखता था। कोई भी उसे देखकर उसकी पहचान लगा सकता था। मजेदार बात यह थी कि जो लोग उसे देखते, वे यही मानते कि वह राजा एलेक का नाजायज बेटा है। ओडन हमेशा ये सुनिश्चित करता कि विलास के पास यात्रा के दौरान कम से कम 3 अतिरिक्त मुखौटे हों। क्या उस कमीने ने चारा निगल लिया? ओडन ने पूछा। स्वाभाविक है। हमारे अनुसार, वह स्लीथरिन नामक व्यक्ति इस समय बिनकोंग नगर की ओर बढ़ रहा है। मामा पाविन ने मुस्कराते हुए कहा। बहुत बढ़िया। एक छोटी मछली, लेकिन बड़ी झील में फंस चुकी है। अब आरव राठौड़ को रसायन उद्योग का निरीक्षण करने जाना था। ये जून के दूसरे हफ्ते के मध्य की बात थी। जून के पहले दिन, आरव ने रसायन विभाग को कुछ कार्य दिए थे, जिन्हें उन्हें स्वतंत्र रूप से पूर्ण करना था। और आज वह दिन था जब आरव को उन उत्पादों का मूल्यांकन करना था। आरव ने रसायन उद्योग में कुछ नए विभाग खोले थे, जिनमें नए और पुराने कर्मचारियों का मिश्रण था। पुराने कर्मचारियों के अनुभव से आरव को पूरा विश्वास था कि नए कर्मचारी भी कार्यप्रणाली को जल्दी समझकर सफलतापूर्वक परियोजनाओं को पूरा कर पाएंगे। अभी तक, आरव ने अल्कमी उद्योग में 3 प्रमुख विभाग खोले थे। प्लास्टिक निर्माण 100 कर्मचारी, मोल्डिंग 400 कर्मचारी, स्याही इंक निर्माण 100 कर्मचारी, लेखन सामग्री निर्माण 300 कर्मचारी, कागज निर्माण 200 कर्मचारी, अभ्यास पुस्तिका निर्माण 300 कर्मचारी। अब तक आरव स्वयं हर बड़े निर्माण प्रक्रिया में उपस्थित रहते थे। परंतु वह जानते थे कि निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना आवश्यक है। यदि वे गलती करते हैं, तो सीखने का यही सर्वोत्तम अवसर होगा। आरव ने उन्हें कार्यों की पूर्ण प्रक्रिया, संभावित खतरों और सभी सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से समझाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सुरक्षा उपकरणों के बिना कोई कार्य नहीं करेगा। उनका उद्देश्य था कि कर्मचारी गलती करें और जानें कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, ताकि वे सीख सकें। जैसे धरती पर कोई आपको केक बनाने की विधि दे दे, तो भी पहली बार में वह केक परफेक्ट नहीं बनेगा। कभी कभी तो केक जल भी सकता है। सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना आवश्यक है। YouTube पर चाहे जितने भी हेयर ट्यूटोरियल देख लो, पर हेयर स्टाइल कभी JB GOT7 जैसा नहीं बनता। जिंदगी भी अजीब है। आरव मुस्कुराए।
अब उन्होंने कर्मचारियों को पहली बार बिना किसी सहायता के कार्य करने की अनुमति दी थी। आज उनके उत्पादों को देखने का दिन था। उनके सामने 3 प्लास्टिक कप, 8 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाएं रखी थीं। उन्होंने उत्पादों को देखकर मुस्कुराया। प्लास्टिक निर्माण से शुरुआत की गई थी। पहले दिन ही, जब नेप्था की क्रैकिंग प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान वर्कर्स ने नेप्था जल्दी हटा दिया, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया अधूरी रह गई। एक दिन उन्होंने कैटलिस्ट ही जोड़ना भूल गए। तीसरे दिन सबने मिलकर जोर से चीखना शुरू कर दिया, और अचानक सब कुछ सफल हो गया। वे खुशी से पागल हो गए थे। वह दिन उनके जीवन का सबसे सुंदर दिन बन गया था। स्याही की प्रक्रिया और भी पेचीदा थी। विभिन्न प्रकार की स्याही होती हैं, और सभी के लिए रासायनिक संघटन भिन्न होते हैं। जलीय स्याही फोटो आदि के लिए, पेस्ट स्याही टेक्सटाइल और बॉल पेन के लिए, तरल स्याही उब कंस्ट्रक्शन स्याही, लेटेक्स स्याही वॉलपेपर, वाहन आदि पर। एक बार उन्होंने गलती से पेस्ट इंक के लिए जलीय स्याही के सॉल्वेंट का प्रयोग कर लिया। परिणाम, पूरी प्रयोगशाला एक मजाक बन गई। चीफ विगन्स अब समझ गए कि आरव ने उन्हें पहले प्लास्टिक से शुरुआत करने को क्यों कहा था। पेन का केसिंग, कॉक और छोटी ट्यूब सब प्लास्टिक से बनी थी। स्याही भरने के लिए सिरिंज, जो प्लास्टिक से बनी थी, तैयार की गई, जिसकी सुई इतनी पतली थी कि ट्यूब में फिट हो सके। कागज का निर्माण सबसे सरल और सफल रहा। अब 10 जून था, रिपोर्ट पेश करने का दिन। आरव ने सभी से पूछा, तो कैसा अनुभव रहा आप सबके लिए? चीफ विगन्स और अन्य कर्मचारियों ने उत्साह से जवाब दिया। पहले हमें तापमान की बात समझ नहीं आती थी। कभी ज्यादा गर्मी, तो कभी बहुत कम तापमान। अब सब समझ में आ गया है। हमने बहुत सारी गलतियां की। एक बार तो बहुत ज्यादा एडिटिव्स मिला दिए, और उत्पाद पूरी तरह से खराब हो गया। स्याही में सॉल्वेंट ज्यादा मिल गया था। एक बार तो रेजिन ही नहीं डाला। हर दिन कम से कम 12 बार प्रयास करना पड़ा। महाराज, मेरा दिमाग अब सैचुरेटेड हो चुका है। देखा आपने, मैंने सही शब्द प्रयोग किया। और मैं होमोजेनाइज शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। अब सभी जोर से हंस पड़े। आरव ने उनकी बातें सुनकर संतोष से मुस्कुराया। यही वह बदलाव था जो वह देखना चाहते थे। चीफ विगन्स ने महसूस किया कि आरव के बिना काम करना कितना कठिन था। जब आरव करते थे, तो सब कुछ पहली बार में सही हो जाता था, जैसे मानो वो इंसान ही न हो। अब वे कर्मचारी ज्यादा मेहनती हो गए थे। प्रक्रिया के क्यों, कैसे, कब और क्या जानना चाहते थे। वे अब सतर्क थे कि कितना रॉ मटेरियल डालना है। यही असली शिक्षा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिवरडेल नगर। अब हम क्या करें? बारोन रॉजर्स घबराकर कमरे में चक्कर काटते हुए बोला। भाड़ में जाए सब। क्या उसके आसपास कोई शक्तिशाली रक्षक है? नगर प्रमुख शैनन ने पूछा। असंभव, बारोन रॉजर्स चिल्लाया। शैनन सहमत होकर सिर हिलाने लगा। तुम सही कह रहे हो। मेरा अंदाजा है कि सेनापति लक्ष्मण ने ही डंबो को मारा होगा। वह साम्राज्य के सबसे अनुभवी योद्धाओं में से एक है। छी, तुम्हारी गारंटी थी कि यह काम होगा। शांत हो जाओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि डंबो को भेजना ही मेरी अंतिम योजना थी? शैनन की मुस्कुराहट से बारोन रॉजर्स के शरीर में सिहरन दौड़ गई। शैनन ने कहा, इस बार कोई गलती नहीं होगी। आरव राठौर ने बारीक और भूरी सीमेंट की रचना को देखा और संतुष्ट हुआ। उसने ये भी देखा कि वहां पहले से ही 2000 से अधिक सीमेंट ब्लॉक तैयार रखे हुए थे। जून की शुरुआत में आरव ने सीमेंट निर्माण विभाग की स्थापना की थी और उसमें 900 श्रमिक लगाए थे। वह उन्हें 2 भागों में बांट चुका था। सीमेंट निर्माण 100, सीमेंट ब्लॉक ढलाई 800। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। इस जून महीने के लिए आरव ने हर विभाग को एक विशेष कार्य सौंपा था। खाद्य उद्योग ने मसाले, सिरका और तेल बनाए। रसायन अल्केमिस्ट उद्योग ने प्लास्टिक, स्याही और कागज का निर्माण किया। और निर्माण उद्योग ने सीमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। आरव चाहता था कि हर उद्योग फिलहाल अपने विशेष कार्य पर ही ध्यान दे। महाराज, क्या अब हमें निर्माण शुरू कर देना चाहिए? टिम ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, कम से कम जुलाई तक नहीं। साथ ही हमें और लोगों की जरूरत है। उससे पहले कुछ अन्य चीजें बनवानी हैं। आरव जानता था कि उसके पास अभी घरों के लिए जरूरी कुछ मूलभूत संसाधनों की कमी थी, इसलिए उसने निर्माण को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया। उसका लक्ष्य था कि सिंधवन बेमार्ट में रहने वाले मूल 1500 लोगों के लिए वह घर बनवा दे। ऐसा होने पर, वह इस चरण को पार कर सकता था और प्रणाली सिस्टम से स्वास्थ्य संबंधी पुरस्कार प्राप्त कर सकता था।
आरव ये भी जानता था कि उसे ये सभी मकान नवंबर के मध्य सर्दियों से पहले तक बनवा लेने होंगे। उसने पहले ही निर्णय ले लिया था कि सितंबर से पहले वह जल्द सीवेज संयंत्र, विद्युत संयंत्र और केंद्रीय हीटिंग संयंत्र का निर्माण करेगा। क्योंकि वह इन संयंत्रों की सेवाएं केवल सिंधवन तक ही सीमित रखना चाहता था, इसलिए उनके आकार को बहुत विशाल नहीं होना था। धरती पर ऐसे संयंत्र कई शहरों को एक साथ सेवा देते थे। लेकिन आरव केवल एक नगर के लिए कार्य कर रहा था। आरव अभी टिम से बात कर ही रहा था कि उसने एक सैनिक को उसकी ओर भागते हुए देखा। महाराज, एक युद्ध दूत आया है। डॉट डॉट आरव को पहले ही प्रणाली से इसके आगमन की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन उसने इंतजार करना बेहतर समझा क्योंकि प्रणाली ने बताया था कि केवल एक व्यक्ति सिंधवन की ओर आ रहा था। और वैसे भी दिन के उजाले में वह क्या ही कर लेता। अभी तो केवल सुबह के 11 बजे थे। उसे अपने द्वारपालों और सैनिकों पर पूरा भरोसा था। आरव ने पहले से ही आदेश दे रखा था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गंभीर संकट में न हो, उसे नगर में प्रवेश न दिया जाए। वह नहीं चाहता था कि अभी कोई सिंधवन में आए और वहां हुए बदलावों को देखे। लेकिन ये युद्ध की घोषणा सुनकर वह थोड़ा चकित हुआ। इस युग में जहां शूरवीर और कुलीन वर्ग थे, युद्ध से पहले हमेशा किसी संदेशवाहक के माध्यम से चेतावनी दी जाती थी। योद्धा अपनी ताकत का प्रदर्शन करना सम्मान मानते थे। चोरी छिपे हमला करना उनके उसूलों के खिलाफ था। गिरोह और हत्यारे भले अलग होते, लेकिन शूरवीर कभी भी महिलाओं और बच्चों को बिना चेतावनी के नहीं मारते। बोमन पिछले आधे घंटे से वहीं खड़ा था और गुस्से से फूंकार रहा था। ये लोग खुद को क्या समझते हैं? क्या ये जगह कोई महान राजधानी है? एक साधारण संदेशवाहक को भी इतनी देर धूप में खड़ा रखा। बोमन की झुंझलाहट बढ़ रही थी। जब वह रिवरडेल से निकला था, तो नगर प्रमुख शैनन ने उसे ग्रीनगोल्ड नगर भेजा था, जो रिवरडेल के आगे राजधानी की दिशा में आता था। फिर अचानक उसका आदेश बदलकर सिंधवन भेज दिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन चूंकि वह केवल एक सैनिक और संदेशवाहक था, उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वह अभी भी अपने घोड़े पर बैठा था जब उसने देखा कि 3 घुड़सवार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। 2 योद्धा पीछे और उनके बीच एक 15 वर्ष जैसा दिखने वाला युवक काले घोड़े पर सवार था। वह युवक शान से अपनी सवारी करता हुआ उसकी ओर आया। बोमन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन कुंठित हो गया। इस कमीने ने मुझे इंतजार करवाया। हम्फ, मेरे स्वामी इसका बदला जरूर लेंगे, वह मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे ही आरव पास पहुंचा, दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और एक दूसरे की ओर बढ़े। बोमन ने बिना कुछ कहे पत्र आरव की ओर फेंक दिया। ले, जल्दी पढ़ ले, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। द्वार पर खड़े सैनिक गुस्से से भर गए। साले की हिम्मत देखो, हमारे राजा से ऐसी बात। पढ़ने की क्या जरूरत है? बस आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे पास केवल 330 सैनिक हैं। अगर आत्मसमर्पण करोगे, तो शायद हमारे स्वामी तुम्हें गुलाम बनाकर जिंदा छोड़ दें। वरना मरने को तैयार रहो। आरव ने एक ठंडी नजर डाली और पत्र फेंक दिया। मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं। मैं इनकार करता हूं। उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। बोमन हैरान रह गया। हे, सुना था कि वह छोटा निकाला गया राजकुमार थोड़ा मूर्ख है। पर तुम तो पूरे के पूरे पागल हो। 3 घंटे में मेरे स्वामी आकर तुम्हारे सिर काटेंगे। तुम्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं है। अगर उसे बचाना है तो इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो उस वेश्या को दोष मत देना। थप। आरव के साथ खड़े सेनापति लक्ष्मण ने तो तलवार खींचने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आरव ने बोमन को जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। बोमन ने जबड़ा पकड़ लिया और कांपता हुआ उठा। तूने मुझे मारा, हरामी। हाँ तो क्या झूठ बोला मैंने? तू कोई राजकुमार नहीं, अब तो सिर्फ एक कचरा है। और वो वेश्या माँ। थप। आरव ने फिर से उसे मारा। बोमन अब इतना गुस्से में था कि बेहोश होने ही वाला था। आरव की आंखें बर्फ जैसी हो गई थीं। तू क्या करने वाला है? मैं संदेशवाहक हूँ। मुझे मारना साम्राज्य के नियमों के खिलाफ है, वह पीछे हटते हुए बड़बड़ाया। आरव की मुस्कान ठंडी हो गई। मैं याद दिला दूं कि सिंधवन अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। है ना? तू समझता क्या है? जल्दी इस पत्र पर दस्तखत कर, वरना मेरे स्वामी आकर तुम्हें कुचल देंगे। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। आरव का क्रोध बढ़ता जा रहा था और बोमन पसीने से भीगने लगा। तुम चाहते हो कि मैं अपने लोगों को तुम्हारे स्वामी का गुलाम बनने दूं? नहीं, उन्हें मेरा कोई सहारा नहीं चाहिए। लेकिन मेरे 330 योद्धा इस युद्ध को जीतेंगे।
अब निकल जा यहाँ से। धन धन धन। सेना के किले में लगी घंटियां तेज आवाज में बजने लगीं। सभी सैनिक जानते थे कि इन लगातार घंटियों का क्या अर्थ था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सीखा था कि अगर घंटियां 5 मिनट से ज्यादा समय तक बजे, तो इसका मतलब था कि सभी सैनिकों को तुरंत गेट पोस्ट के सामने इकट्ठा होना है। जो लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने लोहे के वजन नीचे रखे और केंद्रीय क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। जो सो रहे थे, उन्होंने झटपट आंखें खोलीं और अपने बिस्तरों से बाहर कूद पड़े। जो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताबें बंद की और जल्दी से लॉकर में रख दी। वो विशाल लोहे की घंटी इतनी जोर से बज रही थी कि हर कोई सुन सकता था। हर कोई तेजी से शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। अब युद्ध का समय आ गया था। हर कोई गेट पोस्ट के पास इकट्ठा हो गया था, ताज़ा सूचना का इंतजार करते हुए। आरब राठौर ने अपने सैनिकों की ओर देखा और प्रभावित हुआ। वे सभी शांतिपूर्वक 30 की कतारों में खड़े थे। अगर इस समय कोई सुई भी गिरती, तो आरब को यकीन था कि हर कोई उसे सुन सकता था। आज एक दुश्मन वसुंधरा पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता कि उन्हें बहादुर कहूं या बेवकूफ। तुम सबने दिन रात मेहनत की है, खुद को आदर्श सैनिक बनाने के लिए। तुम इस दुनिया के कई सेनाओं से अधिक ताकतवर हो और मुझे अब तक तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। दुश्मन के पास चाहे जितने भी योद्धा हों, वे आज की लड़ाई हारेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि योद्धा और सैनिकों के बीच असली अंतर क्या है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों तुम्हें गर्व होना चाहिए और क्यों तुम उनसे बेहतर हो। आज मैं तुम्हें वसुंधरा की सेना की असली ताकत दिखाऊंगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी पहली जीत दर्ज करें। वसुंधरा के लिए, वसुंधरा के लिए, सैनिकों ने जोर से उत्तर दिया। आरब ने पहले ही तय कर लिया था कि इस युद्ध में वह केवल अपने 330 मूल सैनिकों का उपयोग करेगा। वह उन्हें किले की दीवारों पर लगे सभी तोपों को संभालने की जिम्मेदारी देगा और शत्रु से निपटेगा। कुछ सैनिक उत्साहित थे, जबकि कुछ उत्सुक थे कि इतने कम लोगों के साथ वे युद्ध कैसे जीतेंगे। बाकी सैनिकों ने दीवारों से युद्ध देखने का निर्णय लिया। पिछली बार जब आरब ने तोपों का परीक्षण किया था, तब 90% नए भर्ती सैनिक उपस्थित नहीं थे। उन्होंने केवल वॉट सैनिकों को अभ्यास करते देखा था, और वे अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि तोप वास्तव में दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचा सकती है या नहीं। आरब इस अवसर का उपयोग तोपों की ताकत और क्षति को साबित करने के लिए करना चाहता था। इसी दौरान आरब ने अपने लोगों से तोपों के पास बारूद की बोरियां लाने को कहा। आरब ने युद्ध की रणनीति और फॉर्मेशन भी समझाई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तोप को कहां निशाना साधना है। वह नहीं चाहता था कि लोग यूं ही अंधाधुंध गोलियां दाग दें। यही कारण था कि तोप युद्ध की संरचना बेहद अहम थी। शहरपति शैनन ने अपनी योजना बी के तहत अपने क्षेत्र से 11,500 योद्धाओं को इकट्ठा किया था। 11,500 योद्धाओं के साथ, वह किसी भी स्थिति में सिर्फ 330 सैनिकों से हारने की संभावना नहीं देखता था। चाहे लक्ष्मण सेनापति हस्तक्षेप करें या न करें। हर कोई जानता था कि आरब के पास कितने सैनिक हैं। शैनन के लिए ये युद्ध एक तरफा नरसंहार था। अगर आरब शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण भी कर देता, तो भी वह उसे मार डालता। उसने शहर के सभी लोगों को मारने की भी योजना बनाई थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर टिम को खदानों की जानकारी थी, तो मजदूरों को भी जरूर होगी। मूल को जड़ से खत्म कर देना बेहतर था। मृत लोग कभी कोई राज नहीं खोलते। हालांकि आधिकारिक रूप से शहरपति को 6,000 सैनिकों की अनुमति थी, लेकिन बीते वर्षों में उसने अपने क्षेत्र के बारोनों से गुप्त रूप से योद्धाओं को खींच लिया था। अब उसके पास गुप्त रूप से 12,000 योद्धा थे। उसने रिवरडेल नगर में 500 पुरुषों को पीछे छोड़ा और बाकी को बताया कि वे राजधानी की ओर जा रहे हैं। 500 पुरुषों, बारोन और अन्य सभी को यह नहीं पता था कि ये 11,500 पुरुष कहां जा रहे हैं। अधिकतर को यही लगा कि शायद शहरपति को राजधानी से कोई आपातकालीन संदेश मिला है। 1 महीने पहले उसे राजा बर्न से एक पत्र मिला था, जिसमें दैफेरस साम्राज्य के साथ संभावित युद्ध की बात थी। उसे राजधानी बुलाया गया था, ताकि वह उस युद्ध के लिए अपने सैनिकों के साथ तैयार हो सके। शैनन ने इस मौके का लाभ उठाया और योजना बनाई कि इसी बहाने वह आरब पर वार करेगा, ताकि कोई भी उस पर संदेह न कर सके। यह एक परफेक्ट योजना थी। जब 11,500 योद्धा नगर से रवाना हुए, तो वे भी पूरी तरह भ्रमित थे। उन्हें ग्रीनगोल्ड नगर की दिशा में भेजा गया, लेकिन फिर वे दलदल के रास्ते चुपचाप वसुंधरा की ओर लौट आए।
जब वे वसुंधरा के पास पहुंच गए तो वे सड़क पर लौटे और सफर जारी रखा। इस समय तक उन सैनिकों को समझ आ गया था कि यह एक गुप्त मिशन है। शहरपति शैनन ने उन सभी से शपथ ली थी कि अगर उन्होंने इस युद्ध के बारे में कुछ भी उजागर किया तो उनके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाएगा। शपथ लेने के बाद कई पुरुषों की पीठ से पसीना बहने लगा। अधिकतर के पास बेटियां, बेटे और पत्नी थीं। वे उनके जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जो अविवाहित थे उन्हें उनके माता पिता और भाई बहनों की धमकी दी गई थी। उन्हें पता था कि उनका स्वामी कितना निर्दयी हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही मौन व्रत ले लिया। शहरपति शैनन, बारोन रोजर और उनके योद्धाओं ने एक बुरी तरह घायल बाउमन को अपने पास घोड़े पर आते देखा। मालिक, मालिक, मुझे इंसाफ दिलाए। बाउमन रोते हुए उनके पास आया। हर कोई उसके सूजे हुए गालों को देखकर समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ होगा। सब विस्तार से बताओ, शैनन ने कहा। मालिक, उन्होंने आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। वह लड़का कुछ भी साइन करने से इनकार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह मरना पसंद करेगा, लेकिन आपका गुलाम नहीं बनेगा। बाउमन ने बताया। जैसे जैसे बाउमन ने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई, सैनिकों में लड़ने की भावना जाग उठी। एक योद्धा के तौर पर वे तब तक अपनी तलवार नहीं उठाते जब तक कोई औपचारिक सूचना न हो। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि जिस नगर पर वे हमला करने जा रहे हैं, उन्हें उस हमले की जानकारी हो। तभी वे पूरी ताकत से युद्ध कर सकते हैं। धरती साम्राज्य के नियम कठोर थे। कोई भी योद्धा नियम तोड़ने की सजा नहीं चाहता था। यही कारण था कि शैनन ने पहले ही बाउमन को भेजा था, ताकि वह सैनिकों को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। अब यदि वे जीत गए, तो वसुंधरा नगर के हर व्यक्ति को मार डालने के लिए उनके पास सही बहाना होता। आखिरकार, उसने आरव को महिलाओं और बच्चों को बचाने का विकल्प दिया था। लेकिन उसने मना कर दिया। ये तो शैनन के लिए परफेक्ट हो गया। वह मूर्ख है। जब उसने कठिन रास्ता चुना है, तो हम भी खेल खेलने को तैयार हैं। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।